टेली कम्युनिकेशन। आज से 30 साल पहले आप ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि आप एक हाथ से टच करके आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आज वो पॉसिबल है। आने वाले समय में ऐसा होगा कि हो सकता है आपको केवल बोलना पड़े, बोल के भी हो रहा है, हो सकता है केवल आप सोचें और आपका पेमेंट हो जाए। रवि नाम कोई व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है 500 की, केवल आपने सोच लिया, पेमेंट ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है और ये होगा। क्या चीज? अब ज्यादा हो गया तो आपने क्यों ज्यादा सोचा? ये तो आपकी गलती है ना। अब रोबोट बनाया इसीलिए गया कि भैया वो आपका काम कर देगा। अब ज्यादा सोच लेंगे तो फिर उससे बोल दीजिए भाई थोड़ा तुम कम सोच के उसको वापस कर दो, यही हो सकता है। कहने का मतलब वो आइडेंटिफिकेशन करेगा, आपकी आंखों के रेटिना के पुतलियों को ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखेगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। क्योंकि हमारा देश जो डिजिटल रिवोल्यूशन उसकी तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और क्या हो जाएगा? चीजें कनेक्ट होंगी, बिल्कुल कनेक्ट होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हार्वर्ड ने एक कंप्यूटर वो कर दिया है कि अब कंप्यूटर पढ़ाएगा। आने वाले क्षेत्र में शिक्षा ही नहीं, जितने आपके सेक्टर सारे में एआई जनरेट होने लगे। और धीरे धीरे सरकार जैसे चीन ने अपने सैनिकों को कम करना शुरू कर दिया। आपको पता है सबसे बड़ी सेना चीन की थी, उसके बाद हमारी थी। चीन ने करीब कम से कम अपनी सेना को कोशिश की है कि वो 100% अगर रही 100 रहे होंगे, 100 लोग हैं तो उसको कोशिश करके 60% पे ले आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में एआई ही लड़ेगा। आप ह्यूमन की नीड बहुत कम है। तो धीरे धीरे करके आने वाले समय की समस्याएं हैं, हमारी आपकी नौकरियों पर खतरा है। तो जल्दी जल्दी अधिकारी बन जाएंगे, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। लिखिए दूसरा नाम लिखिए, भारत में दूरसंचार क्षेत्र, भारत में दूरसंचार क्षेत्र सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र रहा है। भारत में दूरसंचार क्षेत्र सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र रहा है। पूर्ण विराम। चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क वाला देश है। चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क वाला देश है। उसी में आगे लिखिए पूर्ण विराम के बाद टेली घनत्व कॉमा जो प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोनों की संख्या को बताता है। जनसंख्या घनत्व क्या बताता है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? जनसंख्या घनत्व। इसी एरिया में 1000 रहने वाले व्यक्तियों का जो एरिया है उसको जनसंख्या घनत्व। तो टेलीफोन का भी घनत्व होता है कि प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता कितनी है। ठीक है, ठीक है। टेली घनत्व जो 100 व्यक्तियों पर टेलीफोनों की संख्या को दर्शाता है। पूर्ण विराम। उसी का आगे लिखिए 10वीं योजना के शुरुआत में, 10वीं योजना मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी बताओ? ये थी क्या? शायद 10वीं ये थी। और फिर कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं? तो 2002 से 2007 10वीं हो गई, तो 7 से 12 11वीं हो गई, 12 17 तो ठीक है। यही 10वीं योजना के शुरुआत में 4.9%। 10वीं पंचवर्षीय हुई है 10वीं योजना की शुरुआत में 4.29%। बेटा पूछा मत करिए, आया करिए, चुप पे बैठ जाए। 10वीं योजना की शुरुआत में 4.29% तथा 11वीं योजना की समाप्ति पर 78.66% था।
टेली घनत्व की बात हम कर रहे हैं। हाँ, 11वीं योजना की समाप्ति पर 78.66% था। पूर्णविराम नवंबर 2022 तक टेली घनत्व 84.60% था। 84.60%। इसका मतलब ये है कि भारत में जो दूर टेलीकम्युनिकेशन उसका विकास बहुत तेजी से हुआ। अगर आपको याद हो जब रिलायंस वाला मोबाइल आया था तो उनकी टैगलाइन थी क्या थी? कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई का सपना था कि हर हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए और उसका असर ये पड़ा कि धीरे धीरे करके उन्हें मोबाइल को थोड़ा चीपर, पहले मोबाइल महंगे आते थे, फिर धीरे धीरे करके छोटे होने लगे। अगर आपको याद हो पहले वो गोल वाला होता जो भी मूवी में आपने देखा होगा, फिर धीरे धीरे करके बड़ा इतना बड़ा आता था, सैटेलाइट टाइप में फोन होता जिसमें एक एंटीना होता था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो डायल पैड वाला नोकिया वाला सांप सीढ़ी वाला आया और फिर उसके बाद टच आया। अभी जियो ने क्या किया कि जियो ने जब से जियो ने अपना रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज की बदल गई। अगर आपको याद हो 259 रुपए का रिचार्ज कराते थे, 1 महीने में चलाते थे, बस थोड़ा फेसबुक खोलते थे, बंद कर देते थे, नेट ना खत्म। 259 रुपए में 1 GB मिलता, अगर आपको याद हो तो। अभी ये है कि आपको 1 GB 2 GB फर्क ही नहीं समझ में आता। तो जियो ने पूरा मार्केट ही चेंज कर दिया। उस समय कम से कम 8 से 10 कंपनियां होती थी, अभी मार्केट को आप उंगलियों में गिन सकते कितनी कंपनियां बची। एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन थोड़ा बहुत, बीएसएनएल थोड़ा, और बाकी सारी की सारी मार्केट से कंपनियां गायब हो। तो कहने का मतलब ये कंपटीशन ऐसा है, और ये जो कंपटीशन आपको देखने को मिला है इसका कारण ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण ही रहा, क्योंकि मार्केट में वही टिकेगा। आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जंगल में वही टिकेगा जो मजबूत हो, जो मजबूत नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। अगला लिखिए, एक बुलेट बना के लिखिए, 3 एरो बना के लिखिए, उसी में दिसंबर 2022 तक। ये डेटाबेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अगर आ गया तो फिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में वो कब कहां से बना देंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मुझे भी नहीं पता। और मुझे भी अगर पेपर बनाने को आएगा मैं आपको नहीं बताऊंगा कहां से मैंने बनाया, क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंशियल, आपको पता है जो पेपर बनता है, जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी के पेपर आता है, हाँ पेपर चेक करते हैं, हमको बुलाया जाएगा तो हम जरूर कॉपी चेक करेंगे, बुलाया जाएगा तो उसमें ये होता है, उसमें लिखा होता है कि जो आप पेपर बना रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कोई भाई बहन आपका कोई रिलेशन में ना हो। अगर ऐसा पाया गया तो आपको परीक्षा में दोबारा डिबार कर दिया जाएगा, दोबारा आपको कभी किसी तरीके के पेपर में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इसकी बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। जो पेपर आपने बनाया है, जो आपने रब भी किया उसको नष्ट करके या तो जला दीजिए या तो ऐसी जगह नष्ट कर दीजिए, कोई देख ना। और जब आप पेपर भरेंगे तो उसकी एक प्रश्न की कॉपी आपके लैपटॉप में ना, कोई तरीके का रफ नहीं। अगर ऐसा पाया गया, फिलहाल ऐसे कुछ चेक करने नहीं आता, लेकिन अगर पाया गया तो आप एग्जामिनेशन से डिबार करिए और बाकायदा उसको एनवेलप में भर के ऊपर लिखना होता है कि टॉप कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट लिखना होता है। तो उसको जो आदमी है तो उसको कोई खोलेगा नहीं और सीधा का सीधा जाएगा। ये चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ती है। अभी आपको पता है कि यूपीएससी पीसीएस का पेपर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, क्या कुछ ऐसे पीसीएस या यूपीएससी काफी क्वेश्चन गलत थे, तो लोग से यूपीएससी इसमें यूपी पीसीएस थे तो ऑब्जेक्टिव में काफी क्वेश्चन गलत है ना, तो वो उन्होंने जितने लोगों ने गलत क्वेश्चन बनाए थे उनको डिबार कर दिया कि आप बताइए इतना बड़ा हम एग्जाम करवा रहे हैं, 22 करोड़ की पॉपुलेशन वाला हमारा राज्य है, दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं और आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गए इतने क्वेश्चन गलत बनाएंगे, तब फिर उन्होंने सीधे सीधे उनको बाहर ही कर दिया, हमारा पेपर नहीं। तो वही चीज है, तो बाहर किसी भी तरीके एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये तो ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन आप 10-10, 12-12 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक एक नंबर से एक एक क्वेश्चन से आपकी मेरिट इधर उधर हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत है। अगला देखिए, दिसंबर 2022 तक शीर्ष टेली घनत्व वाले राज्यों में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश, उसके तत्पश्चात या उसके बाद केरल एवं पंजाब का स्थान रहा। पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद केरल तथा पंजाब का स्थान रहा। लाइन है पूरी दिसंबर 2022 तक
शीर्ष टेली घनत्व वाले राज्यों में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद केरल व पंजाब रहा। अगली हेडिंग लिखिए परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। परिवहन क्षेत्र, इसमें लिखिए इस समय परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री कौन है? भारत के परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री कौन है? ये तो पता होना चाहिए सबको, महाराष्ट्र के हैं नितिन गडकरी। नहीं है, कौन है? मुझे लगता है नितिन गडकरी है। फिर कौन है? अच्छा, सड़क वो अलग होता है क्या भाई? जहाजरानी मंत्री कौन है? सिंधिया तो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है भाई, वो जहाज उनका मैटर है, वो है जो एयर इंडिया वगैरह को देखते हैं। जहाज परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। हाँ, देखिए परिवहन मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार परिवहन मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.7 लाख किमी है या किलोमीटर है, जो कि अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। अगला पॉइंट लिखिए एरो बना के, भारत की सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारत की सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला लिखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। भारत सरकार सबसे ज्यादा फोकस कर रही है हाईवेज बनाने को। आपको पता हो तो जो हरदोई से लेकर लखनऊ तक 4 लेन करने का प्लान से पूरा बन रही है, क्योंकि उनको पता है जितनी तेजी से हम सड़क को नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वस्तुओं का आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन उतनी तेजी से होगा। क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी रॉ मटेरियल हो या सब्जियां हो या जो चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लेस जल्दी कर पाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ चीजें जो समय जल्दी खराब है, सब्जियां हुई, अंडे हुए या कुछ चीजें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजना है, तो हम मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं रेलवेज का। लेकिन अगर हमको छोटी डिस्टेंस कवर करनी है तो सड़क माध्यम सबसे सही माध्यम है। इसमें लिखिए, पहला लिखिए नेशनल हाईवेज, इसके बारे में लिखिए वर्तमान में देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं। देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं। दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,33,986
1,40,995 किलोमीटर है, जो कुल लंबाई का 2.2% है। स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है, जो कि सड़कों की कुल लंबाई का 2.2%, जो कि सड़कों की कुल लंबाई का 2.2% है। दो दशमलव 2% है टोटल सड़कें का, ये केवल 2.2%, क्योंकि सड़कें चार तरीके की हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हुए, राज्य राजमार्ग हुए, स्टेट हाईवे हुए, डिस्ट्रिक्ट रोड हुए और विलेज रोड हुए। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसी में लिखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। आपने NHAI के बोर्ड देखे होंगे जब कभी हाईवे से जाते होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग मुझे आपके लिए टास्क है नेक्स्ट क्लास में, आप ये बताइएगा कि कभी कभी कुछ सड़कों में पीले कलर से पेंट हुआ रहता है, अगर आपने देखा होगा तो उसका क्या मतलब है ना? कुछ जगह पीला होता है, कुछ जगह काले से पेंट किया होता है, उसका सबका एक मीनिंग है। येलो कलर से किया है, ब्लैक कलर से किया है, तो बताता है कि उसका मीनिंग। आप वो पता करके मुझे बताइएगा। जो पीला होता है वो मतलब नेशनल हाईवे और जो काला होता है ग्रामीण क्षेत्र में, और अब मुझे याद नहीं है लेकिन उसका मीनिंग होता है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगला लिखिए NHAI के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 12.9%, कोष्टक में लिखेगा ब्रैकेट में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश 8.6%, 8.6%। राजस्थान का है 7.4%। ये टॉप 3 स्टेट्स है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे ज्यादा हिस्सा है। कुल मिला के सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो टोटल राजमार्गों में 12.9% है, उत्तर प्रदेश में 8.6% है और राजस्थान में 7.4% है। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट तमाम तरीके का, आप देखिए नाम सुना होगा, गंगा यमुना एक्सप्रेस वे का आपने नाम सुना होगा, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम सुना होगा आपने। इसलिए बना रही है कि जो बड़े बड़े शहर है उसको इंटर कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ जाए। धीरे धीरे करके ये मथुरा की रोड को मिलाने की कोशिश की जा रही। अभी इधर से आपके हाईवे निकल रहा है, मुझे लगता है नैमिष को जोड़ते हुए लखनऊ को जोड़ते हुए हाईवे का प्लान बन रहा है। वो इसीलिए तेजी से बना रहे हैं कि तेजी से, क्योंकि जहां अगर रश होता है, इकट्ठा भीड़ होगी, क्योंकि उनको पता है कि सारी की सारी भीड़ सड़कों शहरों की तरफ निकल रही है। तो बेहतर यही है, जैसे महात्मा गांधी का सपना क्या था? महात्मा गांधी का सपना ये था कि लोग शहरों की तरफ क्यों बढ़े। आप शहरों की सारी सुविधाएं अगर गांवों में दे देंगे तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लाइन बड़ी प्यारी कही जाती है, गांव में अब सड़कें बन गई हैं लेकिन जो रहने वाले थे वो सब शहर चले गए। कहने का मतलब सड़कें तो अब बन गई, आपके गांव में अगर हो, हमारे गांव में तो सारी सड़कें RCC की बन गई, ये जो कि बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप होता क्या है कि हर बार एक बार खड़ंजा बनता है, उसको फिर उखड़वा के वो बगल जिसका जमीन पड़े वो रख लेगा, फिर खड़ंजा बेचेगा, हर साल उसमें खड़ंजा बेचता था, पैसे मिलते रहे। एक बार RCC बन गई बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी हाल है भाई। और आपने देखा होगा, तमाम फोटो देखा होगा कि लोग सड़क उखाड़ लेंगे, आपको पता है कि नहीं? वो एक परत उसे बिछा के सड़क उखाड़ लेंगे। तो ये अगर एक बार RCC बन जाए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि एक बार RCC बन गया तो आपको बार बार तो 30, 40, 50 साल को बनाने की जरूरत नहीं है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट लिखिए, राजमार्गों के निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी
राजमार्गों के निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी, आपने नाम सुना होगा, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की जाती है। जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करते हैं आईईएस इंडियन, दो होता है आईईएस, एक होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, एक होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, दोनों को यूपीएससी कराते हैं। और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करते हैं वो सबसे पहले इसमें जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। हाँ, आज के जमाने में अगर आपकी शादी भी हो रही है ना, अगर आप 20,000 रुपए सरकारी कमा रहे हैं तो इससे मैटर नहीं करता है। सबसे पहले ये देखते ऊपर इनकम है कि नहीं आ रही। तो ये बड़ी विडंबना है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जब आप पढ़ाई करने जाएंगे तो आपको मोटिवेट ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि मैंने भी किया था, आपको मोटिवेट ये किया था, सब इंस्पेक्टर सीजीएल की क्लासेस चल रही माना, तो कहेंगे वे सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, दहेज भी मोटा मिलेगा और कमाई भी बहुत हो जाएगी। इतना पैसा गिनो, ऐसे बताएंगे आपको, इतना पैसा गिनोगे कि पेटियां कम पड़ जाएंगी। और यही करप्शन को बढ़ावा देता है, क्योंकि टीचर का मेन काम ये है कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक भी बनाना। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मेरा इंटेंशन आपको पढ़ाना बहुत नहीं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तब भी आप पढ़ लें, लेकिन सबसे जरूरी शिक्षा का काम है कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाना। आप अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो समाज हमेशा ही हिंसा का शिकार होता रहेगा। रिसेंट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मणिपुर का केस, पिछले 2 महीने से क्या सिचुएशन। अगर आप एक भारतीय हैं, आप सच्चे भारतीय हैं, तो आपके दिल में ये फील होगा कि आपका एक स्टेट जो है मणिपुर वो जल रहा है और उसकी सिचुएशन बहुत बुरी है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। और कौन लोग हैं वो? हम में से ही आप में से कोई लोग, ऐसा नहीं कि वो अलग है, वो हमारे आप में से कोई है। तो कल को जब आप अधिकारी बनिए, कुछ भी बनिए जिंदगी में, तो कुछ करिए ना करिए, एक अच्छे नागरिक जरूर बनिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो जाहिर सी बात एक अच्छे अधिकारी भी बनेंगे। अगला पॉइंट, दूसरा लिखिए, उसी में लिखिए एरो बना के, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1999। इस परियोजना 1999 लिख दिया, इसका मतलब ये कि 1999 में ये बना। इस परियोजना के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण घटक थे। इस परियोजना के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण घटक थे। ये मान लिया अपना प्यारा भारत महान, ठीक है, थोड़ा सा ये जो चित्र बना रहा है बीच में कुछ कुछ क्या बना रहा है, मैथमेटिक्स में क्या बना रहा है, कौन सा चित्र बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। पहला लिखिए, उसी में आगे लिखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मैंने इसके बारे में बताया भी आपको। दूसरा लिखिए पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम ऐसे लिखा जाएगा, स्वर्णिम, ठीक लिखा है ना, चतुर्भुज। इसका मेन उद्देश्य था कि जो भारत के 4 प्रमुख शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी हो, जो स्टेट हाईवे राजमार्ग हो, वो अच्छे हैं। कि अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये केवल मेन शहर नहीं जुड़ रहे, इसके साथ ऑटोमेटिकली तमाम पेरिफेरी जुड़ती है। पेरिफेरी मतलब होता है कि कोई एक बड़ा शहर है, उसके आसपास में जो चीजें डेवलप होने लगती है। जैसे लखनऊ की पेरिफेरी क्या हुआ? हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर। ये ऐसा मान के चलते हैं कि आसपास के जिलों में विकास तेजी से होगा। अगर दिल्ली में विकास होगा तो आसपास एरिया जैसे हो गया, गुरुग्राम हो गए, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मुंबई के आसपास जो चीजें होंगी, ये चेन्नई के आसपास में होगी, ये कोलकाता के आसपास।
तो अटल बिहारी जी का ये सपना था कि हमें 4 जो मेगा सिटीज हैं उनको सबसे पहले जोड़ देना, क्योंकि जब ये चारों नेशनल हाईवे से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी, जो आर्थिक क्षेत्र है या आर्थिक क्रियाएं हैं वो बहुत तेजी से डेवलप करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल और सुनिए, अगर ये हाईवे बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आसपास की जमीनें साइड में देखिएगा रियल एस्टेट का तेजी से बोलबाला होगा, होटल रेस्टोरेंट हर चीजें खुलना शुरू हो जाएगी। अगला लिखिए, दूसरा था पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा। यहां से भी कोशिश की गई कि यहां की पूरी सड़कें एक कनेक्टिविटी हमको बना देंगी। वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई, अब बुलेट पॉइंट के रूप में लिखिएगा चाहे ABCD करके लिखिएगा, 2 ही पॉइंट लिखना है आपको। वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, आप इतना लिख लो कि 5846, इनकी जो लंबाई थी वो 5846 किलोमीटर थी। क्यों इतना कहानी लिखी, ये बस इतना लिख पॉइंट लिख, इन चारों को जो लंबाई जोड़ के बनाई थी 5846 किलोमीटर थी, वहां जब 846 किलोमीटर। और ये जो पूर्व उत्तर दक्षिण गलियारा थी श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक जाता है, और यहाँ ये गुजरात से होकर असम के सिलचर तक जाता है। ये लिख लीजिएगा, जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, लिखिए पूर्व पश्चिम गलियारा है, वो असम के सिलचर से प्रारंभ होकर गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। असम के सिलचर, सिलचर एक शहर का नाम से प्रारंभ होकर सर क्या लिखा है आपने? पूर्व पश्चिम गलियारा असम सिलचर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से प्रारंभ होकर गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, और उत्तर दक्षिण गलियारा आपका जो है वो गुजरात से होकर असम के उत्तर दक्षिण होगा, ये होगा उत्तर दक्षिण, ये होगा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक। इन दोनों गलियारों की कुल लंबाई या सम्मिलित लंबाई, इन दोनों गलियारों की कुल लंबाई 7142 किलोमीटर। और इन दोनों जो गलियारे हैं, इन दो जो गलियारे हैं पूर्व पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण, ये झांसी में एक दूसरे को कट करते हैं। झांसी कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश का। झांसी में एक दूसरे को कट करते हैं। क्या हो गया? झांसी में चौराहा बनता है। हाँ, जैसे कि ग्रीनविच लाइन सुना है, नैनी में इलाहाबाद में नैनी से कहीं काटती है, वैसे ये जो गलियारा है वो झांसी में कट करता है। अगला लिखिए स्टेट हाईवे, दूसरा लिखिए, दूसरा, ये पहला था आपका, अब दूसरा लिखिए राजमार्ग, स्टेट हाईवेज। क्या बात है बेटा, क्यों बातें कर रहे हो? कुछ कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ लो। आप लोग कोई छोटा भाई हो या बहन हो, उनको आप एडमिशन के लिए CSN में भेज सकते हैं। एडमिशन चालू है BA और MA दोनों, अगर है ऐसा कोई, किसी का एडमिशन नहीं हुआ तो आप भेज सकते हैं। क्या बिना प्रवेश भी? हाँ, प्रवेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे, जो डॉक्यूमेंट निकलेगा उसमें 10th 12th और वो TC माइग्रेशन, TC और CC और आधार कार्ड लगा के एडमिशन। एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने एंट्रेंस नहीं दिया है या छूट गया है या उनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ, तो बिना एंट्रेंस के भी आपका एडमिशन BA में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका कोई साथी है, भाई बहन है छोटा, तो आप उनको ये बता सकते, उनको ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर दीजिए।
लिखिए 31 मार्च 2019 तक 31 मार्च 2019 तक देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,79,535 किलोमीटर। एक लाख 79,535 किलोमीटर थी, जिनमें महाराष्ट्र, जिससे महाराष्ट्र 32,005 किलोमीटर, कर्नाटक 19,473 किलोमीटर और गुजरात 16,746 किलोमीटर। कर्नाटक की कितनी हुई? 19,473 किलोमीटर। ये टॉप 3 स्टेट है। और इसका जो निर्माण एवं रख रखाव है वो करती है राज्य लोक निर्माण विभाग, PWD। PWD का पूरा नाम क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसको आप लिखेंगे राज्य लोक निर्माण विभाग। अगला है जिला सड़कें, तीसरी रोड है। पहले थे राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा था आपके पास स्टेट हाईवे, तीसरा है पहला है राष्ट्रीय नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा है आपके पास डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिला सड़कें। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो डिसेंट्रलाइज होती हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कि एक अथॉरिटी एक हाथ में नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली में जो बैठा मिनिस्टर उसको ये नहीं पता कि हरदोई के लखनऊ चुंगी में क्या सिचुएशन, उसको ये पता नहीं यहाँ पर रोड बनी है कि नहीं बनी। तो वो क्या करता है कि इसीलिए हर कोई भी व्यवस्था होती है उसको डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कि ये टॉप अथॉरिटी, फिर उससे नीचे बैठेंगे, फिर उससे नीचे बैठेंगे, ये हायरार्की चलती जाती है। और ये टॉप पोजीशन बैठे कुछ लोग ये पूरे देश को चला रहे होते हैं, यहाँ से ऑर्डर पास करेंगे, ये चलता जाएगा। इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण व्यवस्था, कि जो ऊपर से जो आदेश आया है उसी को सारे डिपार्टमेंट को मानना पड़ता है। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो एक अच्छी सिचुएशन, जो अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, वो इसी तरीके, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो उसमें सबसे इस बात पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो व्यवस्था हो, ऊपर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो पूरे तरीके से पहुंचे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो नीचे की समस्याएं हैं वो भी ऊपर तक पहुंचनी चाहिए विद प्रॉपर चैनल। अगर ये दोनों फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो दोनों बराबर तरीके से हो रहा है तो कोई भी देश से समाज अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलेगा। अगर इसमें लूप होल है, आपने आप पूरी अपनी चीजें को हमको भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो लूप होल है वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये पूरी तरीके से हर जगह लागू होता है। आप मजदूर यूनियन को सुन लीजिए, मजदूर यूनियन सीधे मालिक से कहने नहीं जाता है, वो अपने लीडर से बात करता है, लीडर उनके मैनेजर तक पहुंच जाता है, सुपरवाइजर मैनेजर को पहुंचाएगा, मैनेजर इनसे जाके बात। तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होती है। आपने पंचायत राज सिस्टम का नाम सुना होगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उन्होंने डिसाइड किया था ना कि भाई पंडित नेहरू को सजेशन दिया गया कि आप जो व्यवस्था बना रहे हैं कि लोकल लेवल पे भी लोगों के पास इतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बैठा मंत्री ये नहीं बता पाएगा तो लोकल लेवल पे क्या समस्याएं चल रही है। तो बेहतर ये है कि लोकल लेवल पे भी चीजों को मजबूत किया जाना है। जैसे तमाम तरीके के इलेक्शंस होते हैं, अपने सभागत वीडियो तमाम तरीके के इलेक्शंस होते हैं, इसलिए क्योंकि लोकल जो समस्याएं हैं वो लोकल आदमी
ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा अगर हम उनको राजस्व दें, यानी कि हम उनको पैसे दे दें। इसलिए सरकार ऊपर से ट्रांसफर करती है। राजीव गांधी के समय में उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ 100 पैसे, और 95 पैसे रास्ते में उड़ जाते हैं, 5 पैसा लोगों को मिलता है। फिर आए मोदी जी। मोदी जी खाने सिस्टम उल्टा करेंगे, पहले तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, अब जो पैसा भेजेंगे तुम्हारे सीधे बैंक अकाउंट में ही भेजेंगे। अगर जो भी आप देखिएगा किसी तरीके कोई कैश नहीं मिलता है, अब सीधे आप अपना अकाउंट नंबर रजिस्टर, किसी भी तरीके सरकार की कोई भी सुविधा का आपको लाभ लेना है तो पहले बैंक, सबसे पहले तो आपको बैंक देना पड़ेगा, और बैंक जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं या नहीं। इसलिए सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती। अगला पॉइंट लीजिए, गीला सड़कों में लिखिए, इन सड़कों का रख रखाव, किसी का पानी है नहीं दे दो। इन सड़कों का रख रखाव, इन सड़कों के रख रखाव का दायित्व जिला परिषद तथा लोक निर्माण विभाग पर है। जिला परिषद तथा या तथा लिखे, तथा लोक निर्माण विभाग पे है। मूल विराम 31 मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक देश में जिला सड़कों की कुल लंबाई की लंबाई 6,12,778 किलोमीटर है। मैं ये डेट इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि 31 मार्च 2019 तक की बात हो रही, तब वो फिगर है, ये बढ़ रही है धीरे धीरे करके सरकार, तो ऑटोमेटिकली ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये बढ़ती रहेगी। अगला लिखिए ग्राम सड़कें, चौथा पहली थी आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा था आपका स्टेट हाईवे, तीसरा था जिला सड़कें, चौथा है आपकी ग्राम सड़कें या ग्रामीण सड़कें, जो भी देखिए। इन सड़कों का रख रखाव और निर्माण कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है, लिख लीजिए, केवल ग्राम पंचायत इनका निर्माण और रख रखाव निर्माण करती है। पैंतालीस लाख 22,228 किलोमीटर इनकी लंबाई है। 45,22,228 किलोमीटर। सर ये पूरे देश में है? पूरे देश में जो ग्रामीण सड़कों की लंबाई है ये एस्टिमेटेड है कितना है। जब NHAI या जो सड़कें बनती हैं सबका एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितनी सड़कों की लंबाई है, क्योंकि हमको कितना बनाना है, किस राज्य में कितना है, किस जिले में कितना है, जहां पर कम है उसको और तेजी से बढ़ाएं। आप देख रहे होंगे जब से पहली पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार सड़कों पर सड़कें बनाई दे रही, सड़कें खत्म ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, हम जंगलों को काट कर बना रहे हैं घर, तो जब घर बनाएंगे तो सड़कें बनाना स्वाभाविक है। अगला लिखिए रेलवे परिवहन। हालांकि मैं इसके बारे में लिखवा चुका, लेकिन कुछ पॉइंट छूट रहे थे। मुझे लगा मुझे 5 क्लास पढ़ानी है, लेकिन बाद में मालूम चला मुझको 2 क्लास और अलॉट हो गई, तो इसलिए मैं आप जो बच गए थे पॉइंट उसको ढूंढ के निकाल के आपको लिखा। भारतीय रेल परिवहन सेवा, भारतीय रेल परिवहन सेवा भारतीय रेल परिवहन सेवा एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे इंडिया। भारतीय रेल परिवहन सेवा एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। अमेरिका पहले पे, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे है इंडिया।
सर ये सर रूस क्या हो गया? अमेरिका। पहला, हाँ दूसरे पे रशिया। रशिया मतलब रूस। हाँ भारतीय रेल बोर्ड की अगला पॉइंट, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। पूर्ण विराम। राष्ट्रीयकरण 1900, रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। ये जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कल को कोई एग्जाम में आ जाता है वन लाइनर स्टैटिक जीके में, तो आप यूज कर सकते हैं। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। 2017 में, वर्ष 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। वर्ष 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। वर्ष 2017 से पहले रेलवे का बजट अलग आता था और केंद्रीय बजट अलग आता था। तो आप ये बताओ कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया होगा कि रेलवे और केंद्रीय सेंट्रल बजट को मर्ज कर दिया जाए? आपको क्या लगता हो क्या हो? हर एक चीज का, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट है, मैं आपको ये बताऊं कि आपका ओपिनियन होना चाहिए किसी भी चीज। वो गलत हो सकता है, इसमें कोई गलत ओपिनियन रखना भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं से अच्छा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना कुछ ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत है तो आप पब्लिक प्लेस पे खूब लंबे लंबे डायलॉग मारो। इसका मतलब ये नहीं। कहते हैं ना कि जिसको अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जिसके पास कम नॉलेज है वो ज्यादा जोर दे सकता है, जिसके पास नॉलेज है वो बेचारा कंफ्यूजन रहता है, यार इसको कह दें कोई उसको ऑब्जेक्शन ना करे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर कल को आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको ओपिनियन रखना चाहिए कि देश में सिचुएशन क्या चल रही है किसी भी मुद्दे पर। तो रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को मिक्स कर दिया गया, उसका क्या कारण हो सकता है? आपको क्या कारण? एनीवन? मेरा सोचना ऐसा है कि जब रेलवे बजट आता था तो आप देखते थे कि हर जो आम आदमी उस सोचता रहता था रेलवे में क्या नया है, कुछ मिल जाए, टिकट में कुछ कमी हो जाए, और सरकार को कुछ ना कुछ लोक लुभावने वादे करने पड़ते थे। भैया हम 4 ट्रेन यहाँ से चला रहे हैं, कोई लोकल ट्रेन चला रहे हैं। उसका कारण ये होता था कि इनका बैलेंस जो होता है वो बिगड़ा रहता था, क्योंकि जनता को खुश करनी है। भैया हम रेलवे टिकट में थोड़ी कंसेशन दे रहे हैं, बुजुर्गों के जो 60 साल के ऊपर उनमें कुछ कंसेशन दे रहे हैं, तमाम तरीके की इनको कुछ लोक लुभावने स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ती है। तो इनको लगा कि नहीं यार ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, इनको दोनों को मर्ज कर दो। अब रेलवे को अलग कोई सेपरेट बजट नहीं आता है, उसको केंद्रीय बजट में मर्ज कर दीजिए जिससे बाकी सारे बजट। उसका फायदा ये होगा कि आप सरकार को नए नए स्कीम लॉन्च करने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार ने रेलवे नहीं लॉन्च करती है, लेकिन ये है कि हम इंडियंस क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं बजट आया है तो कुछ ना कुछ हमको मिल जाए। मध्यम वर्ग सोचता है को टैक्स में छूट मिल जाए, किसान आदमी सोचता है कि भाई ये जो बिल जो है इसमें कुछ छूट मिल जाए, सिंचाई में छूट मिल जाए, बिजली के बिल में छूट मिल जाए। जो अमीर आदमी, जो बिजनेसमैन, वो सोचता है टैक्स रेट कम कर दे भैया, 30% वसूल रहता है, कम कर दो। तो सरकार ने कहा ठीक है भैया लो 22% तुमको टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट। आपको पता है कि जो आपकी इनकम टैक्स है, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से एक्सीड करती है, मतलब ज्यादा होती है, तो आपको 30% टैक्स देना होता है, आपको पता है। लेकिन कॉर्पोरेट को 22% ही टैक्स देना पड़ता है। 1 करोड़ से अगर आपकी इनकम ज्यादा है 1 करोड़ से, तो आपको शायद 2% या 3% सरचार्ज भी देना पड़ता है। मैंने आपको बताया होगा, सेस बताया होगा, किसान कल्याण सेस, जो सेस इकट्ठा होगा किसान के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो कहने का मतलब ये कि सब आम आदमी की इनकम 10 लाख से ऊपर होगी तो 10 लाख 20 लाख 30% टैक्स देगा। हालांकि अब टैक्स की स्लैब चेंज हुई है, सरकार ने कोशिश की हम टैक्स की स्लैब चेंज कर दे, तो मीडियम मध्यम वर्गीय जो परिवार है जिसके पास नौकरी हुई सोचता रहता है ये थोड़ा सा ये स्लैब और बढ़ा दे। पहले 2.5 लाख तक माफ किया, सरकार ने कहा ठीक है भैया 5 लाख तक तुम्हारी माफ कर दो। तो लेकिन ये है कि उससे ऊपर इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो हर जब बजट आता है तो हर आदमी नजर गड़ाए हुए रहता है कि कुछ ना कुछ हमको इस बजट से मिल जाए।
अब कुछ वो पॉइंट लिख लो जो जीके के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, गोरखपुर का नया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है बताओ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ना, रेलवे जंक्शन गोरखपुर या पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई है। अब दूसरा चेंज हो गया ना, कर्नाटक का भी जो नया वाला है ये दूसरा है, ये दूसरा लिख लीजिए 1355.4 मीटर, 1355। अगला पॉइंट लिखिए 5 अप्रैल 2016 को 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस, 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। फिर से बोल दो, 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट तक चलाई गई। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट तक चलाई गई। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम आज ट्रेन आज चली और कल को 5 घंटे 4 घंटे बहुत लेट लगी है, उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है रेलवे। और रेलवे कोशिश ये कर रही है कि हमको इस लॉस को भरपाई करनी, क्योंकि कारण क्या है कि अगर देर से चलेगी तो जो दूसरी टाइम का शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली लेट हो जाएगी, अगर समय से चलेगी तो इनकी रेवेन्यू राजस्व में बढ़ोतरी मिलेगी। तो भारत सरकार कोशिश करेगी प्राइवेट सेक्टर को, आपने वंदे भारत का नाम सुना हो, तेजस का नाम सुना हो, कोशिश कर रही है कि हम हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल बहुत तेजी से करें, ताकि भारत में जो रेलवे का नेटवर्क है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि भारत में जो मैक्सिमम माल, जो आपको पता ही होगा कि भारत में जो रेलवे से जो इनकम मिलती है वो सबसे ज्यादा माल भाड़ा के रूप में मिलती है। जो आप ये टिकट बुक करके करते हैं उससे वो इनकम का बहुत छोटा सोर्स होता है। सबसे ज्यादा जो माल की ढुलाई रेलवे होती है वो इसी से होती है। अगला लिखिए, एक जीके का पॉइंट लिख लीजिए। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, आपने नाम सुना होगा ट्रांस साइबेरियन। दिखाना जरूरी है? छोड़ देते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल की आधारशिला, भारत में मेट्रो सबसे पहले कहाँ आई थी, किस राज्य में बताइए? कोलकाता में। अभी नई मेट्रो कहाँ आई? सबसे नई मेट्रो कानपुर में। कानपुर में बने नागपुर और सेंटर। हाँ, कानपुर नागपुर। देखो, भारत में पहली बार मेट्रो रेल की आधारशिला, आप लोगों में किसी ने कोलकाता मेट्रो में बैठे हैं? मुझे एक बार बैठने का मौका मिला, बहुत सस्ती मेट्रो, 5 रुपए मैंने मुझसे लिए ना, 3 स्टेशन के बाद छोड़ा। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि शीशे टूटे हुए तो उसमें लकड़ी से लगा के जोड़े हुए हैं। जैसे बस नहीं होता, बस की हालत खराब हो जाती। सब नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिसमें मैं बैठा हो सकता है उसमें हालत खराब हो, बट मुझे लग रहा था मेट्रो है। क्योंकि मैं, अगर आप बैठोगे दिल्ली वाली मेट्रो पे तो सबसे ज्यादा है, तो उसमें आपको लगेगा आप किसी मेट्रो में बैठे हैं। लखनऊ में भी ठीक लगेगा, लेकिन उसमें बैठे जैसे हमारे यहाँ यूपीएल बसें होती खड़े थे, वो वैसे चल, लेकिन अच्छी थी। 5 रुपए सबसे सस्ती मेट्रो भी मानी जाती है। 5 रुपए में 3 स्टेशन उन्होंने छोड़ा। चलिए, खिड़की टूटी थी उसमें यार, वो लगाया हुआ लकड़ी भी लगा के जोड़े हुए, तो मुझे लगा यार मेट्रो ऐसे की होती है, लेकिन सबसे पुरानी मेट्रो है। इसीलिए सस्ता लग रहा है। हाँ, इसीलिए सस्ता लग रहा है। नहीं, सस्ता नहीं था यार। आप उन्होंने राज्य सरकार ने कुछ जो भी मसला हो, लेकिन अच्छा है। 5 रुपए में वो उस समय, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की, अभी महंगा होगा। पहली बार मेट्रो रेल की आधारशिला 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता मेट्रो रेलवे के रूप में किया गया।
24 अक्टूबर 1984 को पूर्ण विराम के बाद 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में जैसे भारत में पहली बार मेट्रो रेल की आधारशिला 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता मेट्रो रेलवे के रूप में किया गया। कोलकाता मेट्रो रेलवे के रूप में किया गया। 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ। जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, वो जो इंटरसिटी होती है, सरकार का ये लक्ष्य था कि हम मेट्रो की सेवाएं स्टार्ट करें, लेकिन उसका लक्ष्य ये था कि चूंकि इंटरनल किसी भी एक राज्य में, किसी भी एक शहर में जो इंटर कनेक्टिविटी, क्योंकि कुछ शहर इतने, अगर आप कोलकाता कभी गए, आप कभी जाने का मौका मिले तो बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर, बहुत ज्यादा भीड़ वाला शहर। अगर इस कंजेशन, इस जो इतना रश भीड़ है, इसको अगर कम करना है तो जाहिर सी बात है आपको इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन मजबूत करना होगा। अगर आप में से कोई बनारस गए हो तो बनारस की हालत आपने देखा होगा, बहुत बुरी, और खासकर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत पतली पतली गलियां हैं, और सब जो जितने ऑटो ड्राइवर हैं ना, वो अपने घर की रोड समझते हैं चलाते हैं। आप बैठेंगे नहीं, बनारस की हालत और खराब है। जब आप कैंट से बैठेंगे लंका जाने के लिए, लंका BHU के जो बाहर का जो एरिया है उसको लंका कहते हैं, तो जब आप लंका जाएंगे तो वो अपने घर का रोड समझते हैं, और कोई लड़ रहा है, कोई भिड़ रहा है। और दूसरा भी एग्जाम्पल, अगर मुंबई जाएंगे, जब आप वहां जाएंगे तो समस्या यही है कि अब बनारस में कोशिश की रही है कि हाइपर लूप बनाने की कोशिश की जाए कि हम कैसे भी करके इस कंजेशन, मतलब इस भीड़ भाड़ को कम करें। क्योंकि आप सोचिए, भीड़ भाड़ में सबसे बड़ी समस्या होती है जब किसी एक व्यक्ति ने, माना आप मंदिर में हैं या मस्जिद में, किसी भी एरिया में भीड़ भाड़ वाली इकट्ठा में, और किसी ने मजाक में गलती चिल्ला दिया बम, तो आप समझिए कितने लोग मारे जाए। बम लगा हुआ है यहाँ, इतना बोल दें कितने लोग मारे जाएंगे, आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। केवल एक छोटी सी अफवाह, सारे अफवाह से लोग नहीं मरते, आपको गलत है। ये जब एक दूसरे को चढ़ के भागते हैं ना, उसमें ज्यादा लोग मर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब इलाहाबाद में कुंभ हुआ था तो एक ब्रिज टूट गया था, और सब लोग किसमें मरे थे, एक दूसरे को दब के मर गए। जो मैक्सिमम लोग मर गए थे जो उसमें भीड़ में गिर गया, अब उठ नहीं पाए, और सब उसके ऊपर चल के भाग रहे, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए जो आपका इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब अगला लिखिए एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। वायु, एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। देखो 142 करोड़ की जनसंख्या होने का हमारे पास बहुत पॉजिटिव फायदा है। आप कुछ भी भारत में चलाइए, अगर उसको 5 करोड़ लोगों ने इस्तेमाल कर लिए तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या होने का अपने डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा है। जैसे रॉबर्ट माल्थस ने कहा था, एक बड़े फेमस डेमोग्राफर है, कि प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए, जो बिना बुलाए आएगा भूखा मर जाएगा। स्टेटमेंट यह है कि इसीलिए जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने आर्टिफिशियल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसको बोलते हैं नसबंदी। वो इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि इसी रेट से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। बहुत सारे बड़े देशों ने अपनी जनसंख्या को कम कर लिया है, और कुछ ने इतना कम कर लिया है कि उनकी ग्रोथ निगेटिव में हो गई। अब वो दूसरे देशों से लोगों को अपने यहाँ इन्विटेशन दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ आइए, शादी करिए, बच्चे पैदा करिए, सारा खर्चा हम उठाएंगे, नौकरी भी आपको देंगे। तो फिर बनवाया जाए पासपोर्ट, चला जाए। लेकिन तुमको पूरा याद है, देखो इसको पूरा, अभी मेरा डेटा लिखा है और एक भी डेटा अगर लड़का बता दे तो सोचो, लेकिन इसको पूरा डेटा याद है, 71 लाख रुपए क्या क्या मिल जाएगा। तो ये अपनी अपनी चीजें लोग अपनी सहूलतों के अनुसार देखो याद कर ले। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए अभिशाप हो सकती है, लेकिन बाकी जापान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो निगेटिव है, और वो कोशिश करे भैया हमारे देश में आके बसिए। आपने ग्रीनलैंड का नाम सुना होगा, बहुत सारी कंट्री अपने यहाँ सिटीजनशिप ऑफर कर रही है। भारत में
एक दुख की बात यह है कि इस साल का जो भारत सरकार का आंकड़ा है 8 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश में जाके बस गए। ये एक टर्म में बहुत अच्छी हो सकती है, एक टर्म में बहुत बुरा हो सकता है। अगर उसका कारण है आप दोनों पॉइंट से सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन समझते हैं? ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि आप भारत सरकार ने आपके एजुकेशन में बहुत पैसे खर्च किए हैं, आपको प्राइमरी एजुकेशन दी, यूनिवर्सिटी में आप जो 2,000-2,500 रुपये में एजुकेशन मिलती है, अगर आप उसको प्राइवेट करेंगे तो कम से कम 50,000 1 लाख रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपकी एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा किया, आपके लिए IIT IIMs बनाए, उसकी फीस अगर आप फॉरेन किसी इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। तो सब कुछ हमने आपको पढ़ाया लिखाया, अब जब देश को देने की बारी है तो आप चले जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। जो टॉप क्लास का ब्रेन है वो दूसरे देशों में जाकर नौकरी कर रहा है, तो आपके यहाँ जो अच्छा स्किल मैन पावर है वो तो दूसरे देशों में चला जा रहा है। ये एक टर्म्स में अच्छा भी है, एक टर्म से बुरा भी है। दूसरा इसका कारण हम जो तर्क दे सकते हैं कि भैया वहाँ जाएगा, वहाँ काम करेगा तो वहाँ से फॉरेन रुपये डॉलर भी जो हमारे लोगों को भेजेगा, लेकिन अगर वो परमानेंट वहाँ पे सेटल हो गया है तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। सरकार सोल्यूशन ये निकालती है कि भाई आपको लालच देती है, आपके अंदर थोड़ा राष्ट्रभाव वो क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ जगाती है। लेकिन अब अगर आपको अच्छा पैकेज मिलेगा तो आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर अभी आपको ऑप्शन मिले कि सरकार आपको ब्रिटेन की नागरिकता मिले, 10 लाख तक का पैकेज आपको मिल रहा है, तो आप तुरंत जाके मूव करें, क्योंकि फिर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, आप आने वाले जनरेशन के बारे में सोचेंगे। जैसे उसने देखो पूरा सोच के रखा था 71 लाख का। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप वहां चले जाइए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए अभिशाप नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से स्किल नहीं कर पा रहे हैं तो वो अभिशाप है, लेकिन अगर आप उनको सब कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो वो आपके लिए वरदान भी है। इसलिए कभी कभी जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो आपके लिए निबंध लिखने को आता रहा होगा, बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप है वरदान, 500 शब्दों में निबंध लिख। अब जो जिसका जैसे होता था उस हिसाब से लिखा। चलो अगला पॉइंट लिखो, वायु परिवहन में लिखिए, देश की वायु परिवहन सेवा की शुरुआत देश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद से नैनी की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, हाँ, के बीच विश्व की पहली विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। मतलब एक ट्रायल के रूप में किया गया कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की पहली विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। अगला पॉइंट 1933 में देश में, अगला पॉइंट 1933 में देश में 1933 में देश में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। ये सब वन लाइनर है, इसको लिखना जरूरी है। 1933 में देश में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल एयरवेज, अगला पॉइंट 1953 में देश की सभी वैमानिक कंपनियों का 1953 में देश की सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें 2 निगमों के अधीन कर दिया गया। उन्हें 2 निगमों के अधीन कर दिया गया। पहला भारतीय विमान निगम और दूसरा है एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम
दूसरा है एयर इंडिया। एयर इंडिया किसकी कंपनी थी पहले? प्राइवेट सेक्टर की। खरीदा किसने अभी हाल ही में? जो पहले एक टाटा की उसमें थी, बाद में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, फिर बाद में सरकार ने इसको बेच दिया अभी कुछ दिनों पहले। कितने में बेचा है? 16,000 करोड़ के 18,000 करोड़। मैंने लिखाया है आपको 16,000 करोड़ रुपया। जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप एक बार पढ़ते रहेंगे, एक बार जाकर रिवाइज कर लिया करें। उसका फायदा ये मिलेगा कि आपको डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं, जो घटनाएं, वो आपको याद है। अगर आप एक दिन में उठा के पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप टीचर जो पढ़ाने वाले आप उसको खुद से पढ़िए, तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। वो कुछ भी पढ़ाएगा आपको समझ में आएगा। ऐसा हमारे प्रोफेसर ने बोलते थे, उसको मैंने फॉलो किया कि भले 10 ही मिनट पढ़ो, खोल के एक बार देख लो, हाँ ये बात, चलो तो ये चीजें आपको क्विक रिकॉल बहुत तेजी से होनी चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए, देश में घरेलू उड़ान के लिए तीसरे निगम वायुदूत की स्थापना की गई। तीसरे निगम वायुदूत की स्थापना की गई। तीसरे निगम मतलब होता है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब ये कि सरकार कुछ बना रही है, कुछ बना रही है। जब कोई सरकार की कोई प्रॉपर्टी होती है तो उसमें लिखा रहता है लास्ट में लिमिटेड। अगर प्राइवेट है तो पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जब प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो मतलब प्राइवेट संस्था का है। केवल लिमिटेड लगा हुआ है तो सरकारी संस्था है। तो लिमिटेड का मतलब क्या होता है? अब लिमिटेड का क्या मतलब होता है ये तो मैं बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लिमिटेड अब नाम रख ली, लिमिटेड मतलब सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसा कुछ। आपका नाम क्या है? हाँ? अनिल। आपका नाम अनिल क्यों? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। हाँ भाई, तो कुछ चीजों का जवाब मेरे लिए। मेरा नाम सचिन क्यों? मुझे कोई नहीं पता। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, लिमिटेड लगा तो सरकार। अब आप मेरा नाम सचिन ही क्यों रखा गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ऐसे प्रश्न मत करिएगा। नहीं ठीक है, इतना लाउड मजाक लाउड है ना थोड़ा बहुत। मालूम चला मेरी शिकायत कर दो। अगला पॉइंट लिखिए। वायुदूत की स्थापना की गई। देखो क्लासरूम का जो माहौल है तो बड़ा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मतलब ये कि ऐसा नहीं हो कि कम्युनिकेशन वन वे होना चाहिए। जब आप कभी कम्युनिकेशन, अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिला, इसको बोलते हैं आप संचार। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक सेंडर है। सेंडर मतलब आप हैं, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। एक लास्ट में होता है रिसीवर। अगर मैंने जो बोला और इसने वही सेंस में इस बात को लिया और इसने जो अपनी फीडबैक देता है लास्ट। मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कुछ बोल रहे हैं ना बीच में, इसको बोलते हैं फीडबैक। अगर मैंने कुछ बोला और आपको समझ में आया और आपने उसका फीडबैक दिया, इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, ये साइकिल कंप्लीट हुई। लेकिन अगर मैंने बोला कुछ और, आपने समझा कुछ और, तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई और ये कर देगा अर्थ का अनर्थ। जब आप कभी कम्युनिकेशन या बीए करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ये कर देगा अनर्थ। मैंने कुछ बोला कुछ और कर दिया कुछ और। जैसे कि अब सिंपल एग्जांपल कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन, कहा किसी ने और, समझा किसी ने और इमेज खराब हुई किसी की और, तो असर पड़ा। अच्छा, किसने स्टेटमेंट कहा है? हाँ? कितनों को लगता है कि स्टेटमेंट राहुल गांधी ने कहा है? यही होता है कि कम्युनिकेशन का डिसरप्शन। आपका कम्युनिकेशन अधूरा रह गया। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी ने नहीं कहा, क्योंकि आपको जो बताया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से या डिफरेंट तरीके के माध्यम से, जो आप फोन के माध्यम से, उसको आपको लगता है राहुल गांधी ने कहा। ओरिजिनल स्टेटमेंट किसी और का। वो केवल उनकी बात को कोट करके बता रहे थे कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं।
और आपको मीडिया में इतना बातें मालूम चल। थोड़ी गिनी किसी को पता है किसने ओरिजिनल स्टेटमेंट कहा है? सारे के सारे लोगों को नहीं पता है, केवल मैं ही होशियार हूं यहाँ पे। हाँ, ये बात हमारे से। डॉक्टरेट भी बोलो, डॉक्टर। तो यही दिक्कत है, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दिक्कत बात है। ओरिजिनल स्टेटमेंट राहुल गांधी ने नहीं कर। अब आप लोग का टास्क है ढूंढ के ले आए। ये आपकी गलती नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें आपकी गलती है। आपने वही देखा, वही सुना है, जो दिखाया गया, जो आपको सुनाया गया है, लेकिन ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं। ओरिजिनल स्टेटमेंट किसी और का है, वो कोयल कोट करके बता रहे थे, वो आदमी ऐसे फला फला बोल रहा है, और आपने क्या समझा? किसी को बोलते हैं जो आपके बीच में कम्युनिकेशन है वो पूर्ण नहीं हुआ, इस सबसे यहाँ पर कमी होगी। भाई सेंडर ने बोला कुछ और आपने सुना कुछ और, इसके बीच में तमाम चैनल होते हैं। इसके बीच में सेंडर क्या करेगा? मैसेज करेगा, फिर मैसेज को क्या करेगा? इनकोड करेगा, इनकोड रिसीवर क्या करेगा? इसको डिकोड करेगा। तमाम चैनल है इसके बीच में, और जब डिकोड करेगा मैसेज उसको अपने शब्दों में लेगा, फिर वो फीडबैक देगा सेंडर को, तब कम्युनिकेशन, अगर यही बात हुई है तो कम्युनिकेशन यानी कि संचार संप्रेषण पूरा हुआ। ओरिजिनल स्टेटमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब आप लोग इसको ढूंढ के ले आए हो। हाँ? क्या दिखा रहा है? हाँ? क्या गूगल पे क्या कह रहा है? तो कौन कहा था? देखा? अब आप मुझे गूगल के बराबर रख सकते हो क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मैंने रही है। चलो अगला लिखो। कहने का मतलब ये कि सोशल मीडिया आपको वही दिखा रहा है जो उसका बेनिफिट है। आप जितने देखो मीम शेयर हो रहे हैं, रील शेयर हो रही है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपको इंफॉर्मेशन लेस कर दिया। अगर आपको सही जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं वास्तविक आपको ज्ञान हो, किताबें पढ़ने की आदत डालिए, जो सबसे जरूरी। आज के हमारी जो आबादी है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है ये किताबें पढ़ना छोड़ चुकी है। लेकिन मैंने बहुत किताबें पढ़ी, अब नहीं पढ़ता हूँ, अब तो सब काम इधर उधर हो जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं सारा इन्फॉर्मेशन के यकीन नहीं मानता हूँ। आप किताबें जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको उतनी इन्फॉर्मेशन, आपका दिमाग उतना इन्फॉर्मेशन रिच होगा, मजबूत होगा। हो क्या रहा है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो नॉलेज ले रहे हैं वो एकदम आधा सच है, और वो आधा सच भी नहीं है कभी कभी। जब मैं शुरू में व्हाट्सएप आया था तो उसमें कहानी शेयर की जाती थी कि राजस्थान की इस जिले से गायों का ट्रक से गाय भर के निकली है उसको काटने के लिए, सारे भाई बहन इसको फॉरवर्ड करें और ताकि वो आदमी जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। अब वो मैसेज अभी तक टहल रहा, 2013 से मैं आपको बात बता रहा हूं। तो हर एक इंफॉर्मेशन जो आप देखते हैं सोशल मीडिया में वो सच नहीं होते। तो अगर आप एक पढ़े लिखे सिटीजन हैं, अच्छे नागरिक है, तो आपको इस चीज में, और ऐसा नहीं कि इसका शिकार कोई नहीं होता। आपने एनडीटीवी के एक एंकर का नाम सुना होगा, निधि राजदान, काफी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। सोचो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उनके पास प्रॉपर एक मेल आया कि आपकी हार्वर्ड में नौकरी लग गई है एसोसिएट प्रोफेसर। अब कोई व्यक्ति जिसकी हार्वर्ड में प्रोफेसर बन जाए तो क्यों करेगा नौकरी के एंकर, न्यूज एंकर की? उनको लगा सही है, उन्होंने दे दिया यहाँ पर रेजिग्नेशन और छोड़ के चले। बाद में मालूम चला जो आया तो ये एक था, बहुत बेइज्जती हुई कि बताओ न्यूज एंकर को सच्चाई नहीं पता, और फिर बाद में उन्होंने एनडीटीवी फिर से ज्वाइन कर दिया। तो आजकल क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपके साथ फेल कर जाए और वो आपको भी नहीं पता। क्या अगला पॉइंट लिखिए। मैंने क्या बोला? वायु परिवार बोला था ना? हाँ, वायुद्वीप की स्थापना की है, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय कर दिया। अगला पॉइंट, 1 अप्रैल 1995 को 1 अप्रैल 1995 को 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण
विमानपत्तनम प्राधिकरण, विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन किया गया। पूर्ण विराम के बाद लिखिए क्षेत्रीय उड्डयन बाजार को विकसित करने के लिए, क्षेत्रीय उड्डयन बाजार को विकसित करने के लिए, उड्डयन बाजार को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च की। उड़ान स्कीम लॉन्च की। इसका पूरा नाम क्या है? मैंने बताया है आपको, पूरे देश का आम नागरिक। जो स्कीम का नाम था पूरे देश का आम नागरिक, 2016 में। हाँ, ठीक ठीक। अगला लिखिए जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। अगला लिखिए जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। सर इनके बजट अलग होते हैं। देखो, ये भारत सरकार जो NHAI है उनको बजट दे देती है, भैया अपने हिसाब से जो देख लो। जैसे भारत सरकार क्या करती है कि अब राज्य को बजट दे दिया कि इस बजट के लिए इतना फंड आपको एलोकेशन कर देती है। आपको हर ग्राम पंचायत में कितना पैसा जाएगा, प्रधान के पास कितना पैसा जाएगा, ये सबको अलग अलग करती है। एक आदमी को पैसा दे दी, राज्य को पैसा दे दी, राज्य डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कहने का मतलब ये कि सरकार डिसाइड नहीं करती है, जो उसकी अथॉरिटी, जैसे नगर निगम, जैसे हरदोई नगर निगम हो गया, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हरदोई नगर निगम को इतना पैसा दिया, इसलिए मैं कॉल ले लूँ। हाँ सर, हाँ जितने बजट एलोकेशन होता है, जैसे आप हरदोई निगम नगर निगम, तो हरदोई नगर निगम को वो डिसाइड करे कि ये सड़क कहाँ बनाएंगे, पानी की व्यवस्था कहाँ करेंगे, नालियाँ कहाँ बनवानी है, वो बेहतर तरीके से होता है। तो हर भारत सरकार NHAI को दे देती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो सड़कों का निर्माण कहाँ कहाँ होगा, हाईवेज कहाँ बनेंगे, नेशनल हाईवेज कहाँ बनेंगे, सबको एक फंड एलोकेट कर देती है। इसको आप बोलते हैं डिसेंट्रलाइज व्यवस्था, विकेंद्रीकरण व्यवस्था। सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि DM के नीचे SDM होगा, SDM के नीचे संघीय व्यवस्था मतलब होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम संघीय। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है ऊपर की जो टॉप लेवल है, हायरार्की नीचे चली जाती। ये जो इंफॉर्मेशन, जो रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे, सबको मानना पड़ेगा। संघीय व्यवस्था का मतलब ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशन मिलके एक तरीके से काम करेंगे। जैसे भारत और भारत के साथ जितने इसके राज्य हैं, स्टेट हैं, वो सब लोग मिलकर काम करेंगे। भारत सरकार ने कोई फैसला दे दिया, स्टेट उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि यही फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये कि सब लोग मिल के काम करें। आप देखें जब मोदी जी कहीं राज्य में जाते हैं तो देश का चीफ मिनिस्टर क्या करता है कि वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है, सबसे पहले प्रोटोकॉल, क्योंकि ये प्रोटोकॉल आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको अपने एक केंद्रीय मंत्री को वहाँ पर भेजना पड़ेगा। ऐसा वो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं भेजेंगे। राष्ट्रपति आया है, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताऊँ, पिछले साल युवा महोत्सव हो रहा था, तो हमने इतनी दफ़ा कहा कि जो मेन सड़क है ना, आप देख रहे हैं जो अब एंट्री करते हैं, तो इतने दिन से कह रहे हैं सड़क बन जाए, सड़क बन जाए, नहीं बन रही, कोई नहीं सुन रहा। तो प्रिंसिपल सर ने चीफ गेस्ट के तौर पे माननीय न्यायमूर्ति जी को बुलाया, इलाहाबाद के न्यायमूर्ति। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल उनको आना है, आज केवल 2 से ढाई घंटे के अंदर पूरी सड़क बन।
हम सारे लोग इतने खुश थे कि यार अगर मालूम होता तो हम पहले ही बुलाए थे, क्योंकि न्यायमूर्ति का एक प्रोटोकॉल होता है, न्यायमूर्ति आएंगे तो डीएम रहेंगे, एसडीएम रहेंगे, सिटी मजिस्ट्रेट रहेंगे, सबके सब रहेंगे। इसीलिए आप अधिकारी बनना चाहते। अगर न्यायमूर्ति ने केवल एक लाइन से लिख दी कि इस डीएम ने अच्छा काम नहीं किया है, कि मानो तुरंत सस्पेंड होगा, तुरंत सस्पेंड। और माननीय न्यायमूर्ति जी को आना था, पूरी सड़क आती कि पूरी चौड़ी गंगों के खड़े। तो कभी कभी हम लोग को लगता है यार कि भले हम लोग पैसे ज़्यादा इनसे कमाते हैं, लेकिन मौत तो नहीं है, मतलब आप लोग अगर आप बनेंगे, इसीलिए लोग अधिकारी बनना चाहते हैं। कितने लोग प्रोफेसर छोड़ के जाके पीसेस बन गए, और पीसेस में भी वो छोटी पोस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रोफेसर की पोस्ट उससे कहीं हाई है, लेकिन प्रोफेसर के पास कोई पावर नहीं, और सारा गेम आजकल पावर का होगा। बहुत सारे लोगों को यूपीएससी और ये पीसेस निकालने के बाद वो सीधे प्रोफेसरशिप में आए, क्योंकि हर आदमी उस सिस्टम में काम नहीं कर सकता। बहुत सीधा आदमी जाएगा तो बेचारा सिस्टम का दबाव ही नहीं कर पाएगा, और बहुत टफ आदमी है तो वो भी सिस्टम में रह के काम नहीं करता, क्योंकि हर समय आपको बैलेंस बनाना है। तो कहने का मतलब हर आदमी बनना चाहता है। अभी जो आपके हैं सिटी मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी जी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर, 2015 में उन्होंने 3rd रैंक, 2013 में उन्होंने एमए किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स से, और 2015 में उनकी पीसेस में 3री रैंक। अभी जो सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम है, यहाँ उनकी पोस्टिंग मिली। तो अपने हम लोगों से आए पहले हम लोगों से पूछने लगा तुमको कौन कौन पढ़ाए हैं, ये सब चीज़ें। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आपको लगता होगा आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, उन्होंने एक ही कहा आप लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैंने कहा सर आप लोग आपकी तो और अच्छी है। तो हर आदमी अपने आप में कहीं ना कहीं दुखी है, लेकिन मानो कल को आप IAS बन जाओगे तो आपको पता हो, आपको लगता होगा IAS बनने के बाद बहुत मजे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। जो 80% IAS अधिकारी में बेचारे दुखी, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, क्योंकि उनको होम कैडर मिलता नहीं है। अब बेचारे रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश हरदोई के, अब मिल गया है असम कैडर, अब पूरे जीवन वो असम में काटे, तो उनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। आपका दुख ये है कि मुझे नौकरी नहीं मिली है। तो कहने का मतलब ये कि अगर उनको होम कैडर, क्योंकि भोपाल किसको दिखाना, आपको इज्जत किससे चाहिए? जो 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 अब फिर आप भी बोल दे कि हम वो पुराने वाले वो क्या नहीं रहे, क्या नाम अनिल नहीं रहे, जो लिबिर किया करते थे, अब हमको फुल चाहिए फुल इज्जत। यही ना है गेम, तो इसी का है सारा। तो यही चीज है कि अब आपको पूरी इज्जत चाहिए, तो भाई आप कोशिश करते हैं कि भाई हमारा अधिकारी बन जाए, IAS बन जाए, टीचर बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो हर आदमी इसी के लिए परेशान है। आगे लिखाऊं या आज के लिए रहने दो? लिखा देता हूँ, जल वाला लिखा देता हूँ, फिर आगे देखूँ। वर्ष 1986 में, ये है वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। वर्ष 1986 में केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता में है। देश का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में तथा 68% मूल्य के रूप में समुद्री परिवहन से संचालित होता है। क्वांटिटी मात्रात्मक रूप, और 68% वैल्यू मूल्य के रूप में समुद्री परिवहन से संचालित होता है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक जलमार्ग, दूसरा जहाजरानी जलमार्ग या जहाजरानी परिवहन लिखिए। आंतरिक जलमार्ग, दूसरा है जहाजरानी परिवहन। कुछ स्टैटिक जेके है, इसको निकालो। सर दूसरा वाला बोलिए कौन सा? जहाजरानी परिवहन।
देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अगला पॉइंट, सबसे बड़ा जलमार्ग प्रयागराज हल्दिया है। देश में सबसे बड़ा जलमार्ग प्रयागराज हल्दिया है। ऐसे लिख लीजिए, NW1 नेशनल वाटरवेज 1। प्रयागराज हल्दिया, उसके कोस्टल मीटर लिख लीजिए कि ये NW का मतलब नेशनल वाटरवेज। जबकि सबसे छोटा कोल्लम कोट्टापुरम है। कोल्लम कोट्टापुरम NW3 नेशनल वाटरवेज 3। कोल्लम कोट्टापुरम है। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। या लिखो मत, उसी प्रयागराज हल्दिया NW1 के आगे लिख दीजिए 1620 किलोमीटर। कोट्टापुरम, हाँ इसकी लंबाई नहीं, इसकी लंबाई इतना लिखो बस, ये जो बड़ा वाला है उसकी लंबाई। कोट्टापुरम की लंबाई होगी 205 किलोमीटर। कोल्लम कोट्टापुरम 205। ये कभी कभी पीसीएस में पूछ लेते हैं, तो छोटे छोटे चीज के पूछ लेते हैं। तो आज के लिए इतना रखें या और लिखाएं? बहुत लिखे ना। चलो फिर आपसे मुलाकात अब अगले सेशन में होगी। हाँ, आप लोग कैसा चाहेंगे? हाँ, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों का भी जो है टाटा सर्विस। एयर इंडिया को भारत सरकार ने टाटा को बेच दिया। इसलिए बेच दिया क्योंकि वो कंपनी घाटे में चल रही। भारत सरकार को बहुत ज्यादा कॉस्ट उठानी पड़ी। और जो भी चीज भारत सरकार को महंगी पड़ती है उसको कहती है कि हम उसको प्राइवेटाइज करें। इस समय जो सिस्टम मैंने आपको साथ डिस्कस भी किया होगा कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा करना, मैं बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अब सरकार की मजबूरी है। सरकार को ये लगता है भाई नुकसान हो जाता है, यानी ये बहुत सालों से नुकसान में चल रही है। इंडियन एयरलाइंस, हाँ इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को वाले मर्ज कर दिया गया, एक साथ ही चलाएं। इंडियन एयरलाइंस दूसरी थी, वो मैंने देखा। और कोई आज के लिए इतना रखें, मिलते हैं सेम टाइम पर अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।